हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से समझाया गया है। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। नेत्र हमारी महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब आइए नेत्र के आंतरिक संरचना और उसकी क्रियाविधि को समझने की कोशिश करते हैं। नेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वह है क्रिस्टलीय लेंस। लेंस हमारी नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेत्र के आंतरिक भाग को लेंस दो हिस्से में विभाजित करता है, लेंस के आगे और पीछे वाला भाग। लेंस के आगे वाला भाग एक विशेष प्रकार के द्रव द्वारा भरा होता है जिससे नेत्रोद कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एक्वायस ह्यूमर कहते हैं। नेत्र के पिछले वाला भाग काछाप द्रव द्वारा भरा होता है। इसे इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। नेत्र के आगे परितारिका होती है जो एक शटर की तरह कार्य करती है। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। परितारिका के बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र होती है जिससे पुतली यानी पुपिल कहा जाता है। इसी पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। नेत्र का अगला महत्वपूर्ण भाग होता है स्वच्छ मंडल जिससे इंग्लिश में कॉर्निया कहा जाता है। यह हमारी नेत्र की सबसे बाहरी संरचना होती है जो बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई रहती है। यह पारदर्शी होती है और प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होता है। अगला भाग है पश्चमाभी पेशियां जिससे इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये पेशियां लेंस को अपने स्थान पर स्थिर रखती हैं और इन पेशियों के द्वारा लेंस को मोटा या पतला किया जा सकता है जिससे नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को देख पाता है। अब अगला भाग है दृष्टि पटल जिससे इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाया जाता है। नेत्र रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को दृक् तंत्रिका द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार नेत्र वस्तुओं के देखने में हमारी सहायता करता है। मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए केवल सूक्ष्म समायोजन करता है। चूंकि प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, इसीलिए क्रिस्टलीय लेंस वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए केवल सूक्ष्म समायोजन ही करता है। कॉर्निया के पीछे परितारिका यानी आइरिस होती है जो पुतली यानी पुपिल के साइज को नियंत्रित करती है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक शटर होती है जिससे परितारिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आइरिस कहा जाता है। ये नियंत्रित करती है कि कितनी प्रकाश की मात्रा हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करे और इस प्रकार परितारिका में जो छिद्र होती है उससे पुतली यानी पुपिल कहा जाता है। तो इस प्रकार परितारिका जो है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है
जैसा कि हम जानते हैं कि नेत्र लेंस के द्वारा हमारी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। ये जो प्रतिबिंब होती हैं, ये उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं। रेटिना पर बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। हमारी रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं। एक प्रकार की कोशिका को कहा जाता है क्षण कोशिका और दूसरे प्रकार की कोशिका को कहा जाता है शंकु कोशिका। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब जरा साधारण भाषा में इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि समंजन क्षमता होती क्या है। हमारी नेत्र विभिन्न प्रकार की दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं। अगर हमें किसी निकट रखी वस्तु को देखना होता है तो हमारी नेत्र इस अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। इसी प्रकार अगर हमें दूर रखी किसी वस्तु को देखना होता है तो हमारी नेत्र दूर रखी वस्तुओं पर आसानी से फोकस कर पाती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी नेत्र विभिन्न प्रकार की दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। इसी क्षमता को कहा जाता है समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब जरा देखते हैं कि यह कार्य कैसे करती है। नेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पच्छाम्भी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी नेत्र लेंस को पकड़ के रखती हैं हमारी सिलियरी मसल्स यानी पच्छाम्भी पेशियां, और इस प्रकार की पेशियों की क्रियाविधि के कारण हमारी नेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरित किया जा सकता है। नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, यानी पच्छाम्भी पेशियों की क्रिया के कारण हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो सकती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, परंतु इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब हमें निकट की वस्तुओं को देखना होता है तब पच्छाम्भी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और लेंस मोटा हो जाता है। जब हम किसी निकट रखी वस्तु को देखना चाहते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं, नेत्र की जो सिलियरी मसल्स हैं, ये सिकुड़ जाती हैं और इसके सिकुड़ने के कारण लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, और जब लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो ये मोटा हो जाता है, और इस प्रकार मोटा हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और हम आसानी से निकट रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। इस प्रकार अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि समंजन क्षमता हमारी नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण हम विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, और यह संभव हो पाता है इस कारण से कि हमारी नेत्र की जो लेंस होती हैं वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती हैं, और इसी गुण के कारण हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो अलग अलग दूरी पर रखी हो उससे हम आसानी से देख पाते हैं। इसी क्षमता को कहा जाता है समंजन क्षमता। अगला टॉपिक है निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। हमारी आंखों के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपकी नेत्र उस वस्तु से कुछ निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु आपके नेत्र के बहुत ही करीब हो यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर हो तो आप उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वह वस्तु आपके नेत्र से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर होनी चाहिए, यानी हमारी आंखों के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होती है।
इसे नेत्र का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार स्वस्थ आंखों के लिए, सामान्य आंखों के लिए निकट बिंदु जो होती है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहलाता है। अगर हम बात करें कि हम अधिक से अधिक कितनी दूरी पर रखी वस्तुओं को देख पाएंगे, सामान्य आंखों के लिए यानी स्वस्थ आंखों के लिए यह दूरी अनंत होती है, यानी अनंत की वस्तुओं को भी हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। यानी स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी ऐसा नेत्र जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं है, तो वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला टॉपिक है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। ये नेत्र संबंधी एक समस्या है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में यह समस्या पाई जाती है। इसमें नेत्र लेंस दुधिया यानी सफेद रंग का हो जाता है और इस प्रकार इसके धुंधला होने के कारण दृष्टि क्षय हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट कहा जाता है। मोतियाबिंद के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में शल्य क्रिया के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? प्रकृति ने हमें दो नेत्र दिए हैं और इस प्रकार दृष्टि के लिए दो नेत्र ही आवश्यक हैं, केवल एक नेत्र क्यों नहीं, इसके बारे में हमें जानना है। दो आंखों की उपस्थिति से हमें मालूम होता है कि वस्तु हमसे कितनी पास या दूर है। दो नेत्र की विशेषता यह है कि जब हम किसी वस्तु को दोनों नेत्र के द्वारा फोकस करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि यह वस्तु हमारे नेत्र से कितनी पास है या फिर कितनी दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो नेत्रों की उपस्थिति हमें त्रिविमीय दृष्टि यानी 3 डायमेंशनल विजन देती है। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको किसी सुई में धागा पिरोना हो तो आप एक आंख को बंद करके इसको नहीं पिरो सकते। इसी प्रकार किसी सुई में धागा पिरोने के लिए आपको दो नेत्र की ही आवश्यकता होती है। अर्थात दो नेत्र से हमें त्रिविमीय दृष्टि यानी 3 डायमेंशनल विजन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दृष्टि के लिए हमारे पास दो नेत्र का होना अति आवश्यक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। व्यक्तियों में मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिससे मायोपिया कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जिससे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और अगला है जरा दूर दृष्टिता, जिससे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्तियों में मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता यानी नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए, यह पॉइंट आपको विशेष रूप से समझना है। जैसा कि इस दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, इसमें लोगों का अक्सर कंफ्यूजन होता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब कि वह निकट को नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाएगा, परंतु दूर रखी वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाएगा।
ये है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। ऐसे दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएगा, परंतु निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु जो है ये अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति बहुत दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, अर्थात निकट की वस्तुओं को ऐसे व्यक्ति आसानी से देख पाएगा। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। एक सामान्य मनुष्य यानी जिसके नेत्र में कोई दृष्टि दोष नहीं है, वह अनंत तक वस्तुओं को देख पाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है वह अपने नेत्र से केवल कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख पाएगा। ये बहुत दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। ये है निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। इसको समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि एक सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक सामान्य नेत्र जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर ही बनती है, न कि रेटिना के सामने और न ही रेटिना के पीछे। एक सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा नेत्र की रेटिना पर ही बनती है, परंतु एक ऐसा नेत्र जो निकट दृष्टि दोष युक्त हो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बन जाता है। ये दोष जो है ये निकट दृष्टि दोष का उदाहरण है। इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। इस प्रकार इस दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और दूसरा है नेत्र गुलक का लंबा हो जाना। इन दो कारणों में से किसी एक कारण के होने से निकट दृष्टि दोष हो सकता है। अब हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष का संशोधन यानी निकट दृष्टि दोष का क्या उपचार है। निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हैं वे अपने चश्मे में अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार उपयुक्त फोकस दूरी की अवतल लेंस के व्यवहार से यह दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दृष्टि दोष का अगला प्रकार है दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता यानी फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट में अक्सर लोग कंफ्यूजन करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि वह दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा, परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाएगा। लेकिन लोगों का ऐसा मानना होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब वे समझते हैं कि दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर रखी वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाएगा, परंतु निकट रखी वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इस दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष में वह दूर की वस्तु को देख पाएगा और निकट की वस्तु को वह देख नहीं पाएगा, अर्थात व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से बढ़कर अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये समस्या होती है कि वे जब भी किताबों को पढ़ते हैं तो वे बहुत अधिक दूरी पर किताब को रखकर पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है ये दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं।
ऐसे व्यक्तियों की जो निकट बिंदु होती हैं वे 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती हैं। इस दोष में पास रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी नेत्र की रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि उत्पन्न होने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित हैं वे अपने चश्मे में उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। इस लेंस के उपयोग करने से निकट रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनती है और व्यक्ति स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सकता है। अगले प्रकार का दृष्टि दोष है जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसा कि हमने पहले ही इस वीडियो में डिस्कस किया कि हमारी नेत्र की समंजन क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें क्या होती है कि हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, लेकिन आयु में वृद्धि होने के साथ साथ कुछ व्यक्तियों के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इसके कारण नेत्र में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत निकट एवं बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब देखना है जरा दूरदृष्टिता के संशोधन का क्या उपाय है। इस दृष्टि दोष के संशोधन के लिए द्विफोकसी लेंस यानी बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचली भाग में उत्तल लेंस होता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के चश्मे में दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचली भाग में उत्तल लेंस होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसमें हम समझेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न रंगों यानी वर्णों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा श्वेत प्रकाश होता क्या है। श्वेत प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें कोई विशेष रंग ना हो, जैसे कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश इत्यादि। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न वर्णों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों यानी वर्णों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्ण विविग्योर क्रम में होता है। अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं ये हमें देखना है। ये जो रंग होते हैं ये विविग्योर क्रम में होते हैं। विविग्योर को हम ऐसे लिख सकते हैं VIBGYOR। अब जरा समझना है कि इससे क्या तात्पर्य है। V से होता है वायलेट यानी बैगनी, I से होता है इंडिगो यानी जामुनी, B से ब्लू यानी नीला, G से ग्रीन यानी हरा, Y से येलो यानी पीला, O से ऑरेंज यानी नारंगी और R से रेड अर्थात लाल। इस प्रकार जो पर्दे पर हमें रंग प्राप्त होंगे वे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल इस क्रम में प्राप्त होंगे। यानी पर्दे पर जो रंग दिखाई देते हैं ये विविग्योर क्रम में होता है।
श्वेत प्रकाश का इस प्रकार विभिन्न वर्णों में विभाजन को विक्षेपण यानी डिस्पर्शन कहा जाता है। जब किसी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। यह जो प्रयोग किया गया सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यह प्रयोग सबसे पहले आइजैक न्यूटन साहब ने किए। जब न्यूटन ने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा तो पाया गया कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। अब इससे हम चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने क्या किया कि इसमें दो प्रिज्म एक दूसरे के उल्टी स्थिति में रखे, तो जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को पहले प्रिज्म से गुजारा गया तो ये विभिन्न वर्णों में विभाजित हो गए। फिर ये सभी वर्ण जब दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे तो ये सभी वर्ण आपस में मिलकर श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो गए। तो ये प्रयोग के द्वारा जो है न्यूटन ने यह देखा कि जब एक श्वेत प्रकाश को किसी एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के वर्णों में विभाजित हो जाते हैं और ये सभी वर्ण फिर आपस में मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश यानी एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई विशेष रंग न हो, यानी सूर्य के प्रकाश के जैसा ही स्पेक्ट्रम बनाने वाले प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाते हैं। अगला टॉपिक है इंद्रधनुष यानी रेनबो। कभी कभी वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण 7 वर्णों के प्रकाश का बैंड दिखाई देता है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आपने बरसात के दिनों में इंद्रधनुष देखा होगा। इसमें क्या होता है कि आकाश में जल के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण प्रकाश के विभिन्न वर्णों का बैंड स्पष्ट दिखाई देता है, इससे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष को चित्र के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र में दिया गया है, इसमें इंद्रधनुष का तस्वीर दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का एक प्रकाश का बैंड दिखाई देता है, ये इंद्रधनुष कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि अगर इंद्रधनुष सुबह के समय दिखाई दे तो ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और अगर शाम के समय दिखाई दे तो ये पूरब दिशा में दिखाई देगी। यानी इंद्रधनुष जो है ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देती है। जल की सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। अब इससे जरा हम चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आकाश में वर्षा की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित होती हैं और जब इस बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि वर्षा की एक बूंद है, इसमें जब सूर्य की प्रकाश आपतित होती है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें प्रकाश के विक्षेपण के कारण विभिन्न प्रकार के वर्णों में ये विक्षेपित हो जाती हैं और इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। अब अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पिछले चैप्टर में आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब किसी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अपनी दिशा में परिवर्तन करती है और इसी परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब सवाल यह है कि हमारी वायुमंडल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। कारण क्या है? पृथ्वी की वायुमंडल की भौतिक अवस्था हर स्थान पर एक जैसी नहीं होती है।
अगर हम हमारी वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के हर स्थान की भौतिक अवस्था एक जैसी नहीं होती है। तापमान अधिक होने पर वायु का घनत्व कम हो जाती है, जबकि तापमान कम होने पर घनत्व अधिक हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि वायुमंडल में किसी स्थान विशेष की तापमान अधिक होती है, जबकि किसी अन्य स्थान की तापमान कम होती है। तो जब वायुमंडल में तापमान अधिक होती है तो वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जब तापमान कम होता है तो वायु का घनत्व अधिक हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश जब कम घनत्व वाले स्थान से अधिक घनत्व वाले स्थान में पहुंचती है या फिर अधिक घनत्व वाले स्थान से कम घनत्व वाले स्थान में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपनी दिशा बदल लेती है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी वायुमंडल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकार अलग अलग स्थान पर वायु का अपवर्तनांक भी अलग अलग हो सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अब इनके बारे में हमें एक एक करके विस्तार से समझना है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या होती हैं। पहले हम चर्चा करते हैं तारों का टिमटिमाना। अगर हम तारों को गौर से देखें तो तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश में रात के समय अगर आप तारों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि तारे कभी चमकीला प्रतीत होती हैं तो कभी धुंधला प्रतीत होती हैं। यानी तारे की चमक एक जैसी नहीं होती है, इसकी चमक घटती बढ़ती रहती है। इससे तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। इस परिघटना का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के प्रकाश का वायुमंडल में निरंतर अपवर्तन होता रहता है। चूंकि तारे जो हैं ये हमसे बहुत ही दूर पर होती हैं, और इस प्रकार तारों से जो प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचती है, इससे पहले इन प्रकाश को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। चूंकि वायुमंडल के हर स्थान का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण वायुमंडल में क्रमागत अपवर्तन होता है, और इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना हमें नजर आती है। इसी क्रमिक अपवर्तन के कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। साथ ही साथ तारों की भौतिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देती है। इस प्रकार तारे टिमटिमाते हैं। अगर आप तारों को गौर से देखें तो आप दो बातों को नोटिस करेंगे। पहला तो ये कि तारे कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होती हैं, यानी इसकी चमक हमेशा एक जैसी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि तारे की भौतिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देती है। इस प्रकार की परिघटना तारे का टिमटिमाना कहा जाता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए, अगर आप रात के समय खुले आसमान को गौर से देखें तो आपको अनेक प्रकाशित बिंदु दिखाई देंगी, जिससे हम तारा के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या अनंत होती है, यानी असंख्य तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब जो आप तारे देख रहे हैं इनमें कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो कि तारे नहीं बल्कि ग्रह हैं। तो अब हमें देखना यह है कि ग्रह जो है ये नहीं टिमटिमाएंगे, लेकिन जो तारे होंगे वे टिमटिमाएंगे। इसका कारण क्या है? तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तारे जो हैं ये हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं ये हमारी पृथ्वी के नजदीक होते हैं। इसलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। चूंकि ग्रह जो है ये हमारी पृथ्वी के बहुत ही समीप हैं, इसीलिए इस ग्रह को प्रकाश का विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। चूंकि ग्रह जो है यह हमारी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक हैं, इसीलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है उसकी मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। वायुमंडलीय अपवर्तन का अगला प्रभाव है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है।
ठीक इसी प्रकार वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक सूर्य हमें दिखाई देती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूर्योदय के कुछ समय पहले से ही हमें सूर्य दिखाई देने लगती है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी हम सूर्य को देख पाते हैं। यह समय लगभग 2 मिनट का होता है, यानी वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व हम सूर्य को देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक हम सूर्य को देख पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण दिन की अवधि 4 मिनट अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार जो अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त की परिघटना है, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अब हमारे लिए अगला टॉपिक है प्रकाश का प्राकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्राकिरणन के कारण निम्नलिखित परिघटना प्रदर्शित होती हैं। अब हम कुछ उदाहरण के जरिए प्रकाश के प्राकिरणन को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला है आकाश का नीला रंग, दूसरा है गहरे समुद्र के जल का रंग, और तीसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। कुछ हम विशेष प्रकार की परिघटना का उदाहरण लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि आकाश का रंग नीला होता है, यह प्रकाश के प्राकिरणन के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार गहरे समुद्र के जल का रंग भी नीला होता है। वैसे तो जल का कोई रंग नहीं होता है, परंतु गहरे समुद्र के जल का रंग नीला होता है। ठीक इसी प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। यह सभी परिघटना प्रकाश के प्राकिरणन के कारण होती हैं। अब जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का प्राकिरणन होता क्या है। जब प्रकाश अपने मार्ग से गुजरता है तो उपस्थित छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। किसी माध्यम में जब प्रकाश गमन करता है तो उस माध्यम में उपस्थित छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रसारित कर दिए जाते हैं, और इसी परिघटना को प्रकाश का प्राकिरणन कहा जाता है। अगर हम बात करें आकाश का नीला रंग क्यों होता है, इसका कारण यह है कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित छोटे छोटे वायु के अणुओं के द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्राकिरणन सबसे अधिक होता है। इसीलिए हमारी आसमान, हमारी पृथ्वी से नीले रंग का प्रतीत होता है। अब हम समझेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। एक बंद कमरे की कल्पना करते हैं जिसकी सभी खिड़कियां और दरवाजा बंद हैं और कमरा पूर्ण रूप से अंधेरा है। टिंडल प्रभाव क्या है, इसको समझने के लिए हम कल्पना करते हैं एक बंद कमरे की। ये कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद हैं और कमरा पूर्ण रूप से अंधेरा है। अगर किसी खिड़की की छोटी छिद्र से धूप इस कमरे में प्रवेश करें तो प्रकाश का मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर बंद कमरे में किसी छिद्र से धूप की किरण अगर कमरे में प्रवेश करे तो प्रकाश का मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। वायु में मौजूद धूल के निलंबित कण प्रकाश को विस्तृत कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में धूल के कण निलंबित होते हैं और ये कण प्रकाश को विस्तृत कर देती हैं। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो माध्यम में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश जो विस्तृत कर दिए जाते हैं, और इसकी वजह से प्रकाश का मार्ग जब हमें आसानी से दिखाई देती है तो इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। घने जंगल में सूर्य की रोशनी प्रवेश करने पर भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, जैसा कि अभी हम उदाहरण लिए बंद कमरे का। ठीक ऐसी ही परिघटना घने जंगल में भी होता है। घने जंगल में चारों ओर से वृक्षों के द्वारा घने जंगल को ढक दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक प्रवेश करती है और ऐसी स्थिति में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। इस प्रकार प्रकाश के प्राकिरणन से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होती है। अब आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं।
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकाश का अधिक प्राकीर्णन होता है। प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित वायु के कण या अन्य सूक्ष्म कणों के कारण नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्राकीर्णन होता है लाल की अपेक्षा। प्राकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्राकीर्णन न हो पाता और ऐसी स्थिति में आकाश काला दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकाश का प्राकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर पूछा जाता है। खतरों के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अब आइए इसका उत्तर लिखने की हम कोशिश करते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्राकीर्णन सबसे कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, इसमें लाल रंग के प्रकाश का प्राकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए लंबी दूरी तय करने के बावजूद लाल रंग का प्राकीर्णन कम होता है, जिससे लाल प्रकाश का ह्रास भी कम होता है। इसलिए खतरों के लिए लाल रंग को चुना गया है। खतरों के लिए लाल रंग के चयन का कारण यह है कि लाल रंग के प्रकाश का प्राकीर्णन सबसे कम होता है और यह लंबी दूरी तय करती है। इसलिए खतरों के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है। जब सूर्य उदय होता है या फिर अस्त होता है, ऐसी स्थिति में सूर्य हमसे बहुत ही अधिक दूरी पर होती है। दूरी अधिक होने के कारण नीले तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्राकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है, जबकि लाल रंग का प्राकीर्णन कम होने के कारण हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को कवर करने का कोशिश किया और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।